मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गैसियस स्टेट। चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईटी जेईई एंड नीट। तो गैसियस स्टेट स्टार्ट करने से पहले बेटे हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। आप 9th-10th में पढ़ के आ चुके, बेसिक बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास वॉल्यूम एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। आपने 9th क्लास में मैं ये डेफिनेशन पढ़ी है मैटर की। कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना स्पेस हो, जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, और जिसको जब हम ड्रैग करेंगे, ठीक है ना, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। जनरली मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हमें जानते हैं, वी नो दैट इन सॉलिड द एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दैट्स वाई द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी हाई, दे आर हार्ड इन नेचर एंड डिफ्यूजन इज़ वेरी वेरी लो। डिफ्यूजन तो होता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ये पेन रखा हुआ है, इसके एटम्स उड़ के कहीं पे चले जाएंगे, तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है, वेरी लेस लो एरो का मतलब। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन सॉलिड और गैस होते हैं, ठीक है ना, ये फ्लो कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। गैसेस क्या होती हैं जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए सॉफ्ट होती है, और डिफ्यूज़न बहुत इजीली, बहुत फास्टली गैस क्या करती है, मूव करती है वन प्लेस से अनदर प्लेसेस पे। गैसेज और उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर भी आप जानते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गैसेज होती है वो शील्ड की तरह काम करती है हमारे लिए, टू सेव अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। एंड ऑक्सीजन इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस, एंड वी यूज़ इट फॉर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। एंड CO2 इज़ वेरी वेरी यूज़फुल इन फोटोसिंथेसिस। और आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो 11 एलिमेंट्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो टोटल कितनी गैसेज है पीरियोडिक टेबल में? 11। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन है, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन और 18 में नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। ये टोटल 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस नेचर में पाए जाते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अगेन आपने 9th-10th में पढ़ी हुई है कि जो गैसेज होते हैं उनका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता। उनका वॉल्यूम और शेप कैसे होता है? जो कंटेनर का वॉल्यूम, जिस भी कंटेनर में आप डालोगे तो वो क्या कर रही, एक्सपेंड कर जाएगी गैस वहाँ पे, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी इनकी मोलिकुलर अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइटली एक्सपेंड कर सकते हैं, और कॉम्प्रेस भी हम गैसेस को कर सकते हैं। और गैस क्या करती है कि वो इक्वल प्रेशर लगाती है हर एक डायरेक्शन में जब इसको कंटेनर के अंदर क्लोज किया जाता है, ठीक है ना। डेंसिटी बहुत लोअर होती है, क्यों होती है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल ओवर देयर, ठीक है। और गैसेस जो होती हैं इवनली उनको मिक्स किया जा सकता है एक दूसरे के साथ, इसलिए होमोजीनियस होते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है, हमेशा गैस का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि जिस भी कंटेनर के अंदर गैस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है ना, सपोज करो 1/2 लीटर गैस को मैंने 2 लीटर के कंटेनर में डाल दिया, तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। अगर मैं उसको 5 लीटर में डालूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस को जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। SI यूनिट होती है मीटर क्यूब, CGS यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, कॉमनली यूज्ड यूनिट इज़ लीटर। 1 लीटर में कितने हज़ार ml होते हैं, और 1 ml में 10⁻³ लीटर। तो ये सारे बेसिक्स कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रेशर सॉरी। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है उसके पर यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर गैस लगा रही है वहाँ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। जिसकी SI यूनिट होती है पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 1 एटमॉस्फेयर। ये कन्वर्जेंस मैंने बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको वहाँ कन्वर्ट करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं। कन्वर्जन्स आपको ये सारे बड़े अच्छे से आने चाहिए। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज एंड कन्वर्जन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ द सिस्टम एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम कितना हॉट है उसके बारे में आइडिया देता है हमें टेम्परेचर, जिसकी SI यूनिट है केल्विन। और अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो, और उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली क्या करोगे? 273 वहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो उसी तरह से जो मास होता है गैस का, उसको कैसे मेज़र किया जाता है? तो हम कैसे मेज़र करेंगे? सपोज करो एक कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, आपने पहले उसका वेट ले लिया, अब पूरी गैस को बाहर निकाल के खाली कंटेनर का वेट ले लिया,
तो हम गैस का वेट कैसे निकालेंगे? गैस का वेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई? फुल कंटेनर जो कि जिसके अंदर गैस भरी हुई थी उसमें से माइनस कर देंगे किसका? कंटेनर का वेट। तो मेरे पास गैस का वेट आ जाएगा। और जो मास होता है गैस का वो रिलेटेड होता है नंबर ऑफ मोल से। हम मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट, या फिर मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास m/m। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, mass and the some convergence over here, they will help out you during the solving of the numericals। तो मैटर की 3 स्टेट होती है बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो गैसेस होती है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। अब ये 9-10th की बातें छोड़ देते हैं, आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं कि ये जो गैसेस होती हैं बेटा ये कुछ गैस लॉ को फॉलो करती हैं। किसके ऊपर? किसी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है नंबर ऑफ मोल की स्टडी जब गैसेस के ऊपर की गई, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की या नंबर ऑफ मोल की स्टडी जब की जाती है तो उनको क्या बोलते हैं? गैसियस लॉस। तो हमारे पास जनरली यहाँ पे कितने लॉ है? आपको 6 लॉ दिखाई दे रहे हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ल्यूसैक लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशन, एवोगैड्रो लॉ एंड द आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस जो है इन 6 लॉज को फॉलो करती है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनेंगे और बहुत सारे डीपीपी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इस चैप्टर में भी। तो सबसे पहला लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। अब मुझे क्या करना है? बॉयल्स लॉ को हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली बेटा अप्लाई होता है किस कंडीशन पे? एट कांस्टेंट n और t। आपको 1-2 पैरामीटर यहाँ पे कांस्टेंट करने पड़ेंगे तभी ये लॉ एप्लीकेबल होंगे। जब मैं नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूँ किसी कंटेनर के अंदर भरी हुई गैस पे, तो जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है ना? रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में ये लॉ दिया। सपोज करो एक कंटेनर के अंदर 1 लीटर गैस थी, जैसे ही मैंने इस पर प्रेशर इंक्रीज़ किया तो प्रेशर हो गया हाफ। ठीक है ना? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा तो प्रेशर दोबारा से बढ़ गया, सॉरी वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। तो बॉयल्स ने 1662 में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम के। किस कंडीशन पे? जब कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए। ठीक है ना? तो मेरे पास मैं ये भी कह सकता हूँ कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कांस्टेंट NNT। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ओपन करूँगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं बोलता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है किस चीज़ पे? अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पे, और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। भाई ये 2 पैरामीटर मुझे कांस्टेंट करने पड़ेंगे। अगर मैं कांस्टेंट नहीं करूँगा तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे पास क्या आ गया? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K1 और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी इस रिलेशन से आप क्या देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो क्या है यहाँ पे? फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है आपके पास। अगर 2 डिफरेंट कंडीशन पे स्टडी किया जाए, ठीक है ना? सपोज करो इफ़ द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर P1 एंड V1। अगर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और जब मैंने गैस को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया तो प्रेशर सपोज करो P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो लॉ बन जाएगा, क्योंकि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इनिशियल कंडीशन के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर तीसरी कंडीशन में आ जाती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इन दिस वे। ठीक है ना? तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन और बन गया। अगर मैं प्रेशर की टर्म्स को एक तरफ ले जाऊँ तो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना? तो इसलिए जब हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम कर्व को कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो उस तरह के ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है यहाँ पे। तो प्रेशर और वॉल्यूम में जब आप ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह का आता है। अगर ग्राफ के ऊपर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट को जब एक्सटेंड करोगे तो y एक्सिस पे P1 और x एक्सिस पे आपके पास क्या आ रहा है? V1। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? जब वॉल्यूम कम है, ठीक है ना, यानी जब प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, ठीक है ना, और जैसे 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 प्रेशर जब कम हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यानी प्रेशर ज़्यादा होने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम होने से वॉल्यूम ज़्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, आपने ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तो वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा? गैस का कम होता चला जाएगा। और प्रेशर को अगर आपने कम करना स्टार्ट किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट किया, तो वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा?
बढ़ता चला जाएगा, जो ग्राफ से क्लियर हो रहा है हमें। उसी तरह से सेकंड ग्राफ क्या कहता है बेटा, अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट किया जाए एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट नहीं किया, तो सभी टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ का नेचर तो सेम आ रहा है। अब क्या देख रहे हो, बिल्कुल सेम नेचर है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो 200 केल्विन पे सबसे नीचे, फिर 400 केल्विन, फिर 600 केल्विन। दीज ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, जब डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको ग्राफ पीवी डायग्राम में आप ग्राफ्स को स्टडी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाई कर्व होगा वो हमें हाई टेम्परेचर पे मिलेगा। ऐसा क्यों, जैसे मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो जो हमारे पास हाइट ऑफ कर्व है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब टेम्परेचर कम होगा तो हाइट ऑफ कर्व क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली रीज़न क्या बन सकता है यहाँ पे, मेरे पास ट्रिक क्या बनी, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा भाई। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूध, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दूध ऊपर की तरफ आता है ना, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो वहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। एंड द थर्ड ग्राफ इज, अगर मैं प्रेशर और 1/v के बीच में डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करूं 1/v, तो प्रेशर और 1/v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेंड होंगी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, जो T3 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है किससे, T2 से, और T2 ज़्यादा है T1 से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन्ड एट हायर प्रेशर वेयर गैस इज डेविएट फ्रॉम बॉयल स्लो। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई इनफाइनाइटली आपने कर दिया तब उस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये T3 ज़्यादा क्यों है यहाँ पे भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो आप देखो T1 टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम देखो बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे मैंने क्या किया, टेम्परेचर को अब इसी पॉइंट पे ले लीजिए, प्रेशर क्या है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, और भी कम आ रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि स्ट्राइकिंग ज़्यादा होगी वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ गैसियस मॉलिक्यूल्स की। तो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर दिस ग्राफ्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बेटा, अगर ग्राफ बिटवीन द पी वी वर्सेस पी, तो मैंने अभी अभी बॉयल्स लॉ में पढ़ा कि जो पीवी और पी के बीच में जो ग्राफ है, जो पीवी का रिलेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब पीवी को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मैं सपोज करो प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट करूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि जो प्रोडक्ट है इनका वो क्या रहे, कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर को भी बढ़ा रहा हूँ और वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं रहेगी। तो ओवरऑल टर्म को कांस्टेंट, पीवी को कांस्टेंट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, जितना मैंने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम क्या हो गया, उतना ही कम हो गया। अगर मैं प्रेशर को कम करता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो गया, उतना ही बढ़ गया। कितना बढ़ना और घटना किस पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि पीवी की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसलिए पीवी और पी में जब ग्राफ खींचते हैं तो आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जो पीवी का प्रोडक्ट है वो कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू, बिल्कुल कांस्टेंट आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कंपटीशन में वो ऐसे ही करता है कि आपके पास 3-4 ग्राफ डाल देगा और पूछेगा बताए कोई किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है ना, ये ग्राफ स्ट्रेट क्यों है, कर्व्ड क्यों है। तो ये सारे रीजनिंग आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे T2 क्या है बेटा, ग्रेटर है T1 से, वैसे भी मुझे पता होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अपर ग्राफ जो होगा हाई टेम्परेचर का होगा हमारे पास। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैंने कोशिश की है यहाँ पे समझाने की आप लोगों को कि अगर आपके पास प्रेशर 2 से 2.5, 3.5, 4, 6, 8, 10, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता चला जाऊँ तो वॉल्यूम देखो क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है बेटा। और P और 1/v क्या है, दोनों आपका P और 1/v के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए 8.90 से 11.2, 15.6, 17, ये क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। डाटा का एनालाइज कर सकते हो। और पीवी की वैल्यू क्या आती है, हमेशा कांस्टेंट आती है आपके पास। तो सारी की सारी वैल्यू जनरली कैसी है, कांस्टेंट है आपके पास। 22.40, 22.30, ऑलमोस्ट सारी 22 पे आ रही है, ठीक है ना। तो पीवी इसको कांस्टेंट को फॉलो कर रही है, ये किसको फॉलो कर रही है, 1/v को, और ये किसको फॉलो कर रहा है, पी और वो प्रेशर और
वॉल्यूम के रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे P और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे P बढ़ता जा रहा है 1/V की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो रिलेशन को हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा बिल्कुल अच्छे से क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको सुटेबल है वहाँ पे, जिससे हमने एक्सपेरिमेंटली, ग्राफिकली और दूसरे तरीके से हमने क्लियर किया इन सभी चीज़ों को। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपको बताना चाहिए, रिलेशन ऑफ डेंसिटी विद प्रेशर। अब हमने देखा बॉयल्स लॉ में क्या हुआ कि एक कांस्टेंट NNT के ऊपर जब प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा। अब जब वॉल्यूम कम होगा कंटेनर के अंदर, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम गैस का कम होता चला गया, और जब वॉल्यूम कम होता चला गया तो गैस की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है गैस के यूनिट एरिया के अंदर क्या हो रहे हैं, अब इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेंसिटी है गैस की, वो प्रेशर अप्लाइड ऑन इट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी डेंसिटी जो है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। और मेरे पास रिलेशन है P = K1 × 1/V, और डेंसिटी में जानता हूँ क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। अब मैंने इस थर्ड इक्वेशन को उठाया और यहाँ पे V की जगह पुट कर दिया सिंपली, और यहाँ से डेंसिटी का रिलेशन निकाल लिया, m/K1 × P, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू K डैश इंटू P, m/K1 इज इक्वल टू K डैश। यानी यहाँ से इस रिलेशन से आप क्या देख रहे हो कि जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से गैस की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब मैं प्रेशर को कम करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम बढ़ेगा, दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी गैसियस मॉलिक्यूल्स की। तो बेटा बॉयल्स लॉ बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके ग्राफ्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, डेंसिटी का रिलेशन क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, और अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और एक DPP आपको दी जाएगी लाजवाब सी, तो अच्छे से करोगे उसके। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।